जय हिंद बच्चों। JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ के आप 10 टेस्ट दे चुके हैं और इन 10 टेस्ट में बच्चों आपने 11th और 12th के अलग अलग टॉपिक प्रिपेयर किए हैं। जो 11th टेस्ट आपने दिया है ये 11th के फुल सिलेबस पर बेस्ड था, तो इस पेपर के बॉटनी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स जिनका लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इस फ्रेज से बच्चों हमको ये रिकॉल करना है कि यहाँ पर किस किंगडम की बात हो रही है, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही है, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे आर नॉट प्रोकैरियोट, पेप्टिडोग्लाइकैन की सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। 92, बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज नाइट्राइट्स, अमोनिया, उनको क्या कहते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ या फिर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या क्लैट केमोलिथो ऑटोट्रॉफ, हमने ये पढ़ा हुआ है। 93 देखते हैं, यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें अगैरिकस के लिए कितने फीचर्स ट्रू हैं। तो अगैरिकस किस ग्रुप का है बच्चों, ये हमने पढ़ा है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो बेसिडियो में क्या ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम होता है? यस। सेक्सुअल स्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं? नहीं, बेसिडियम के अंदर। फ्रूटिंग बॉडीज एडिबल होती हैं? हाँ, जो हम मशरूम खाते हैं वो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, एडिबल होती हैं, तो ये करेक्ट है। दे लैक सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरी बात नहीं सही है। सेक्स ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यहाँ पर दो बातें सही हैं। 94, पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ा है, दोनों की ETS में क्या क्या कॉमन है। प्रेजेंस ऑफ सेम टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या सेम होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? फाइनली नहीं। फोटोसिंथेसिस में जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा वहाँ पर देखा NADP+ होता है, या फिर साइक्लिक में तो PS1 के पास लौट कर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, और रेस्पिरेशन में कौन होता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन, तो ये पॉइंट गलत है। बिल्डअप एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये सही है, हमने देखा कि दोनों में ही प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बिल्डअप किया जाता है पहले, और जब वो ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो उसकी वजह से ATP प्रोड्यूस होती है, तो ये बात सही है, ये दोनों में ही कॉमन पॉइंट है। फिर देखते हैं आगे बच्चों, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स डाउन हिल मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट में वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है, ग्रेडियंट बिल्डअप किया जाता है, तो ये बात सही है। सब सेलुलर लोकेशन, तो ये सही नहीं है, कॉमन नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये होगा थैलाकॉइड में, क्लोरोप्लास्ट में, सब सेलुलर यानी क्लोरोप्लास्ट, और जो रेस्पिरेशन में ETS हमने पढ़ा वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये पॉइंट गलत है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP सिंथेस, हाँ ATP सिंथेस दोनों में इन्वॉल्व होता है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो इसी कॉम्प्लेक्स की मदद से ATP बनता है। साइटोक्रोम एंड क्विनोन बेस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर, यस, साइटोक्रोम बेस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं, क्विनोन बेस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं, जैसे UB क्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन है, ये सारे हमने पढ़े। साइटोक्रोम वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी पढ़े हैं, तो ये भी कॉमन है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यस, ये भी दोनों में एप्लीकेबल है, चाहे आप फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हैं चाहे आप माइटोकॉन्ड्रियल ETS को पढ़े, दोनों जगह ये हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है। तो कितने पॉइंट हैं जो कॉमन है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स कॉमन है। आगे बढ़ते हैं 95, गुआवा और कुकुम्बर दोनों में कॉमन पूछा जा रहा है, NCERT से लिया गया है, फ्लावर्स आर एपिगाइनस, आप देख सकते हैं NCERT में। 96, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स बताना है बच्चों। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड, हाँ ये सही है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम सेकेंडरी होता है क्या? नहीं, ये तो प्राइमरी होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन एज वेल एज इन फंक्शन, ये बात सही है, ये डेवलप भी बाद में होता है और काम भी बाद में करेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू फॉल्स, ट्रू। 97, ये बच्चों एक वैस्कुलर बंडल दिखाया गया है और पूछा जा रहा है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ कैम्बियम हमको दिख रहा है,
तो इसको क्लोज टाइप कहेंगे क्या? नहीं, ये ओपन टाइप होगा। तो यही स्टेटमेंट गलत है और इनकरेक्ट बताना था, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो यही सही आंसर है। ये कॉन्जॉइंट होगा, सही है। ऐसा वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में हमने पढ़ा है, ये भी सही है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आंसर होना चाहिए 1। गोल्जी अपरेटस का प्रिंसिपली क्या फंक्शन है? बहुत ही आसान है, हमने पढ़ा है। पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसका फंक्शन है। 99 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के पास क्या सेंट्रोमियर नहीं होता? नहीं बच्चों, सेंट्रोमियर होगा, लेकिन इसका सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर होता है। तो हमको कभी ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि इनके पास तो सेंट्रोमियर है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। और द सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यस, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जो क्रोमोसोम का पोर्शन है उसी को हम सैटेलाइट कह देते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होना चाहिए 4। 100 मैंगो और वीट के बीच में क्या कॉमन है? तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से लिविंग वर्ड में ये पढ़ा हुआ है, मैंगो और वीट। इसको हम देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या क्या है? डिवीजन और किंगडम। मैंगो क्या है? डाइकॉट है। क्लास, अगर क्लास देखोगे तो क्लास लेवल तक ये बिल्कुल अलग है। क्लास क्या है? यहाँ पर हमने वो ट्रिक याद होगी हमें, कौन सी ट्रिक? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो क्लास लेवल तक आप देखोगे मैंगो की क्लास डाइकॉट है और वीट की क्लास मोनोकॉट है, यानी क्लास लेवल तक तो कॉमन नहीं है। क्लास के ऊपर जब फाइलम या डिवीजन पे जाएंगे तो डिवीजन कॉमन है क्योंकि दोनों एंजियोस्पर्म हैं, और किंगडम कॉमन है क्योंकि दोनों प्लांटी हैं। तो बहुत ही सिंपल। सेकेंड आंसर 101 कितने एटीपी बनेंगे फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, यानी यहाँ पर टीसीए साइकिल होगा, ईटीएस भी चलेगा। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट हमको कहाँ पर मिलता है बच्चों? ये हमको मिलता है टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल पर अगर आप ध्यान देंगे तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के बाद आप देखोगे एक बार NADH बनता है, एक बार FADH बनता है। NADH का मतलब 3 ATP, FADH का मतलब 2 ATP, ठीक है? तो 3 2 सॉरी, तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के बाद हमने देखा है कि 2 बार NADH और एक FADH बनेगा। तो 2 NADH के होने से 6 ATP बन गया। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद 2 NADH बना, और 2 NADH के बनने से कितने ATP हो गए? 6 ATP। और एक बार FADH बना था, एक FADH के बनने से कितने ATP हो गए? 2 ATP। तो टोटल कितने हो गए? 8 ATP बने फ्रॉम 1 अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए 16। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 102 इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये कहाँ पर काम आता है बच्चों? PDH एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स हमने मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, ये एंजाइम काम आता है लिंक रिएक्शन में। और आपको इनकरेक्ट बताना है। इसको मैग्नीशियम कोफैक्टर चाहिए, सही है। NAD+ कोएंजाइम चाहिए, सही है। ये पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में सही कन्वर्ट करता है, हाँ, लिंक रिएक्शन में यही तो होता है। ये पायरुविक एसिड को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करता। तो 4th इज द राइट आंसर। रूट एंडोडर्मिस बहुत सिंपल है। रूट एंडोडर्मिस में हमने पढ़ा है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये स्टेटमेंट सही है। 104 पॉलन बने हैं बच्चों, और पॉलन में 10 क्रोमोसोम हैं। और पॉलन कैसे बने होंगे? पॉलन मदर सेल में मियोसिस होने से। तो पॉलन में 10 क्रोमोसोम हैं, और वो सारे क्रोमोसोम क्या होंगे? सिंगल थ्रेडेड होंगे। उसमें सिंगल क्रोमेटिन मॉलिक्यूल होगा, सिंगल DNA मॉलिक्यूल होगा। और पूछा जा रहा है कि पॉलन मदर सेल जब मेटाफेज 1 में थी, तो हमने पढ़ा है कि पॉलन मदर सेल जब एस फेज में रही होगी तो उसमें 4 गुना DNA मॉलिक्यूल रहे होंगे। तो पूछा जा रहा है कि कितने क्रोमैटिड आप मेटाफेज 1 में देखोगे। अगर 10 है, कब? पॉलन में 10 क्रोमोसोम है,
तो एस फेज में डीएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे? 40 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, या 40 क्रोमैटिन मॉलिक्यूल, क्रोमैटिन फाइबर भी कह सकते हैं। और यही एक एक डीएनए मॉलिक्यूल आगे चल के क्रोमैटिड के फॉर्म में होगा, तो हम कह सकते हैं कितने क्रोमैटिड्स जब मेटाफेज 1 में आप देखोगे तो दिखेंगे, तो 40 दिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए गए हैं। C4 पाथवे के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चों आप बहुत इजीली देख सकते हैं, सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, बस ई स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। केल्विन साइकिल C4 में कहाँ पर चलती है? ये बंडल शीट में चलती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है डज नॉट टेक प्लेस इन बंडल शीट। नहीं, केल्विन साइकिल बंडल शीट में चलेगी और मेसोफिल में C4 पाथवे चलेगा। तो ई स्टेटमेंट गलत है, बाकी ए बी सी डी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये सही स्टेटमेंट है। 106 प्रोफेज का कंप्लीशन कैसे पता चलेगा? एनसीईआरटी से ये बात ली गई है, कंडेंस्ड क्रोमोसोमल मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। 107 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस या एनाइसोगैमस हो सकता है, कहाँ पर? तो क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी में हो सकता है, क्योंकि रोडोफाइसी में हमने पढ़ा है यहाँ पर oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। 108 देखिए, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को और इसलिए CO2 फिक्सेशन बढ़ जाता है क्या? नहीं, CO2 फिक्सेशन कम हो जाता है। और फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना तो शुगर बनती है ना तो ATP, ये बात सही है, यानी करेक्ट आंसर 4th होना चाहिए। 109 देखिए, मॉसेस क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। हाँ, ये बात सही है। और मॉसेस लाइकेन के साथ ग्रो होने वाले रॉक्स को कोलोनाइज करने वाले पहले हैं। हाँ, ये भी सही है, मगर ये सही रीज़न नहीं है। इसका सही रीज़न क्या है? ये सॉइल इरोजन को क्यों प्रिवेंट करते हैं? क्योंकि ये मैट की तरह ग्रिगेरियस हैबिट में ग्रो कर जाते हैं। तो दोनों बातें तो सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या ट्रू नहीं है? तो ग्लाइकोलिसिस में क्या रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं? यस। कौन से? NADH, NAD, FAD, ये सब क्या है? कोएंजाइम्स हैं। NADP है, तो ये रेड्यूस्ड NADH2 प्रोड्यूस होता है, तो रेड्यूस्ड कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 जगहों पर होता है, हाँ ये भी हमें याद है। क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का? नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। नॉट ट्रू पूछा गया था। और 6 कार्बन स्केलेटन की स्प्लिटिंग होती है, हाँ। एल्डोलेज की प्रेजेंट में हमने देखा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डैप में और PGL में टूट जाता था, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता था। तो सारी बातें सही हैं सिवाय 3rd के। 111 सिंगल ओव्यूल अटैच टू द बेस ऑफ ओवरी, किसकी बात कही जा रही है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बेसल प्लेसेंटेशन के बारे में, और ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? सनफ्लावर में कह सकते हैं, एस्टरेसी में ये हमने पढ़ा हुआ है। 112 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, आप ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। प्लांट्स में सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है। 114 ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा पूछा जाता है, ये जो टेरिडोफाइट की क्लासेस हैं इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम का मेंबर नहीं है, ये सॉरी करेक्ट मैच बताना था, ये स्फेनोप्सिडा इक्विसिटम का मेंबर है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। 115 इनकरेक्ट बताना है फॉर एब्सिसिक एसिड, तो ये ऑक्सिन का एंटागोनिस्ट नहीं होता, इसको एंटी GA कहते हैं, ये इसमें सही आंसर होगा। 116 सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल हमने याद किया हुआ है, इसके लिए इथाइलिन चाहिए। टोमेटो और मेज प्लांट का कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी बात सही होगी? ये फोटोसिंथेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको ध्यान रखना है टोमेटो कैसा प्लांट है? C3 और मेज कैसा है? C4। तो C4 में बच्चों स्पेशियल सेपरेशन होता है, हमने देखा C4 पाथवे मेसोफिल सेल में चलेगा, और जो केल्विन साइकिल है रूबिस्को है वो कहाँ पर होता है? बंडल शीट में। यानी रूबिस्को का स्पेशियल सेपरेशन किया गया है, जगह सेपरेट की गई है,
तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, मेज प्लांट स्पेशली सेपरेट्स इट्स फेजेस ऑफ प्राइमरी कार्बन फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल, वाइल द टोमेटो प्लांट में ऐसा नहीं होगा। 111 मैच द फॉलोइंग है और बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल, एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है G1 फेज में। सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स फॉर स्पिंडल, यानी टुबुलिन की बात हो रही है। टुबुलिन कब बनेगा? टुबुलिन बनेगा G2 फेज में, ये भी आपको पढ़ाया गया है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। और डिफरेंशिएटेड सेल्स, जब कोई डिवाइडिंग सेल डिवीजन छोड़ के G0 में चली गई है तो वो डिफरेंशिएटेड हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है, डिवीजन उसने स्टॉप कर दिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ओ गैमा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया, ये रेड एल्गी में मिलेगा, यहाँ रेड एल्गी का एग्जाम्पल पॉरफायरा है। इनकरेक्ट बताना है 120 में, तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। 121 देखिए एनसीईआरटी से डायग्राम लिया गया है। ये तो आपको पता है कि बी क्या होता है? ज्विटर आयन होता है। ज्विटर आयन है जब इसमें दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट में जो NH2 ग्रुप है ये प्रोटोनेटेड रहेगा, तो ए वाला एसिडिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ज्विटर आयन और आप इसकी बेसिसिटी बढ़ाते जाइए तो पहले ज्विटर आयन बढ़ेगा और ज़्यादा जब आप बेसिक कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक में जो प्रोटॉन था वो भी निकल जाता है। तो सी क्या है? ये बेसिक मीडियम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए रिप्रेजेंट्स द अमीनो एसिड एट एसिडिक पीएच, सही है। बी रिप्रेजेंट्स ज्विटर आयन और सी रिप्रेजेंट्स अमीनो एसिड एट बेसिक पीएच। तो सारी बातें यहाँ पर सही हैं। 122 इनकरेक्ट बताना है, तो प्रोटीन क्या होमोपॉलीमर होता है? नहीं, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड से बना होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इनकरेक्ट बताना है, तो ये क्या प्रोकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता? होता है, एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये बात गलत है, यानी सही आंसर थर्ड। 124 न्यूक्लियर एनवलप के लिए क्या ट्रू नहीं है? तो इनर मेम्ब्रेन इसकी RER के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन। बाकी सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, सही हैं, थर्ड आंसर। 125 एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो मेंबर्स हैं वो क्या फंक्शन नहीं करते? फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्लोरोप्लास्ट में होगा, ये उसका मेंबर नहीं है। इन अ यूकैरियोटिक सेल ट्रांसलेशन कहाँ पर नहीं होगा? तो क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम है, वहाँ ट्रांसलेशन हो सकता है। साइटोसोल में राइबोसोम है, वहाँ भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम है, वहाँ भी हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोमल सब यूनिट नहीं है। राइबोसोमल सब यूनिट्स अगर हैं भी, न्यूक्लियोलस पे बनी भी हैं, तो वहाँ पर उनकी असेंबली नहीं होती, वहाँ पर मैच्योर mRNA नहीं होता है, वहाँ पर ये ट्रांसलेशन का काम नहीं होगा। ठीक है, mRNA को मैच्योर होकर बाहर आना पड़ता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स बाहर आती हैं, फिर बाहर साइटोप्लाज्म पर या RER पर, इन जगहों पर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। 127 बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से डायग्राम लिया गया है, ये एडेनिन है। बायोमॉलिक्यूल में एक चैप्टर पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनको लेकर अच्छी तरह प्रिपेयर रहिए, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 128 प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। वैस्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज हैं, आपको याद कराया है R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, यानी किसी रूट की बात हो रही है। और वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर बात है डाइकॉट रूट की। 129 फ्लोरल फार्मूला पहचानिए। एपीपेटलस कंडीशन, बाई कार्पिलरी, सिनकार्पस हमने याद किया है। ये कौन सी फैमिली की बात है? ये सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला है। सोलेनेसी में एंडोस्पर्मस सीड है, हाँ, ये डाइकॉट होते हुए भी सीड यहाँ पर एंडोस्पर्मस हैं। फ्लावर्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है क्या? नहीं, वॉल्वेट एस्टिवेशन, सेपल और पेटल दोनों में। टैप रूट सिस्टम है, डाइकॉट है तो सही है। फिलोटैक्सी अल्टरनेट, यस, तो यहाँ पर पूछा गया था कैन नॉट बी ट्रू, यानी सेकेंड ऑप्शन। ट्रांसफरेजेस किसका ट्रांसफर कैटेलाइज नहीं करेंगे? हाइड्रोजन का, क्योंकि इसका अगर करेंगे तो फिर वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में। 131 नॉट अ साइट ऑफ मियोसिस इन फंजाई,
तो कोनिडियोफोर में मियोसिस नहीं होगा, कोनिडियोफोर में कोनिडिया डेवलप होंगे माइटोसिस से। 132 इनकरेक्ट बताना है तो बहुत ही आसान है, एडेनिन डेरिवेटिव साइटोकाइनिन होते हैं ना कि इथाइलिन। थर्ड आंसर। 133 जिम्नो के बारे में इनकरेक्ट बताना है, सभी को पता है होमोस्पोरस नहीं होते, हेटेरोस्पोरस होते हैं। जिम्नो और एंजियो तो पूरी तरह से हेटेरोस्पोरस है। क्रोमैटिन में क्या क्या होगा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, डीएनए तो होगा सबको पता है, हिस्टोन्स होंगे सबको पता है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए भी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। 135 इनकरेक्ट बताना है, पैकेटिन में टेट्राड्स फॉर्म होंगे क्या? टेट्राड तो बच्चों जाइगोटिन में ही बन गए थे, जब दोनों बाइवेलेंट्स पेयर हुए, जब बाइवेलेंट फॉर्म हुआ यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की तो दोनों के पास दो दो क्रोमैटिड थे, तो टेट्राड फॉर्म तो वहीं हो गया था, लेकिन क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल कब हुआ? पैकेटिन में, तो इसलिए यही इनकरेक्ट है। बाकी सारी बातें तो सही हैं। डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन, डिप्लोटीन काइस्मेटा विजिबल होता है और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल, यानी फर्स्ट आंसर। तो बच्चों ये हमने फुल 11 सिलेबस का टेस्ट दिया और होपफुली आपने अच्छा टेस्ट दिया होगा, और जो अगला टेस्ट आपका होगा उसमें आपसे 12th का कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।